Hello everyone, good evening, namaskar. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear aspirants, प्रीवियस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 1 स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज उसके के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो लोग EMRC यानी कि एकलव्य विद्यालय के जो PGT बायोलॉजी से फॉर्म भरे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके साथ साथ सभी PGT एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन। जब एनिमल में सेल डिवाइड करती है तो सेल डिवीजन के दौरान एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है ना। एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है यानी कि जो एस्ट्रल सिस्टम है वो हमें केवल एनिमल सेल में देखने को मिलता है। तो जो एस्टर हैं ये किससे एसोसिएटेड होते हैं या किससे एराइज होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्फेरोसोम्स या सेंट्रियोल या फिर राइबोसोम्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोल्स। जो एस्टर्स हैं ये कहाँ से राइज होते हैं? सेंट्रियोल से ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन द अब्सेंस। जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से किस तरीके से डिफर होती है, डिफरेंट होती है, यानी कि जो प्लांट सेल है उसमें क्या एब्सेंट है जो कि एनिमल सेल में होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रियोल्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, इसलिए प्लांट सेल में एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, यानी कि एस्ट्रल सिस्टम केवल हमें एनिमल सेल में देखने को मिलता है जब सेल डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द सेल फॉर्म्स द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग टेलोफेज। जब सेल डिवाइड करती है तो प्रोफेज, लेट प्रोफेज में, ठीक है, लेट प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन टेलोफेज स्टेज में ये फिर से अपीयर हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसका फॉर्मेशन फिर से हो जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के लिए कौन सी ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल होती है? साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यही इसका जो कुछ पार्ट्स है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपके EMRS PGT बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके मॉडल पेपर तैयार किया गया है, तो सभी क्वेश्चंस को आप सीरियसली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेटाबॉलिक एंजाइम्स ब्रिंगिंग अबाउट सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन इन सेल अकर इन। मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है और वो कैसा ऑर्गेनली है? यूनिट मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस या फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एंजाइम्स किसके पास हैं केमिकल कंपोनेंट्स की सिंथेसिस करने के लिए? तो वो है आपके लाइसोसोम के पास, है ना। हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स हैं, जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं वो हैं लाइसोसोम के पास। तो यहाँ करेक्ट
ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस। राइबोसोम्स ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस, अगर राइबोसोम्स का हाइड्रोलाइसिस हो जाए, ठीक है, राइबोसोम की हाइड्रोलाइसिस हो जाए तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा? एसिडिक प्रोटीन्स एंड आरएनए, बेसिक प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए, स्प्लिट प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए, या फिर प्रोटीन्स, राइबोसोमल आरएनए एंड डीएनए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप। अगर राइबोसोम की हाइड्रोलाइसिस हो जाए, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू, तो राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोटीन्स के जो है स्प्लिट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में प्रोटीन टूट जाएगी, तो स्प्लिट प्रोटीन्स एंड इसके साथ साथ राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर। इनमें से किसकी क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर से? ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, या फिर डीएनए। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो ट्रांसफर आरएनए है, इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है? क्लोवर लीफ शेप्ड होती है, ठीक है। और ये ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एमिनो एसिड्स को कैरी करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वे से ध्यान से पढ़ेंगे। आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एन अपहिल मूवमेंट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आपका कैसा है? अपहिल मूवमेंट शो करता है, अपहिल टाइप का है। स्टेटमेंट बी, सिंपल डिफ्यूजन इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। सिंपल डिफ्यूजन है तो ये कैसी है? नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। तो आपके पास ऑप्शन है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, स्टेटमेंट बी इज ट्रू बट स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो कैसा है? अपहिल मूवमेंट को शो करता है। एंड जो सिंपल डिफ्यूजन है ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रिस्पायरेशन इज कंसर्न्ड विथ विच सेल ऑर्गेनली। फोटो रिस्पायरेशन में कौन सी ऑर्गेनली अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? फोटो रिस्पायरेशन, पेरोक्सीसोम्स, डिक्टियोसोम्स, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, है ना। एनिमल के केस में हम इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसकी गोल्जी कैमिलियो ने डिस्कवरी की थी, जो कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेरोक्सीसोम्स जो हैं ये फोटो रिस्पायरेशन से कंसर्न्ड हैं, ठीक है। फोटो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं पेरोक्सीसोम्स के एंजाइम। इसमें आपके पेरोक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलेज एंजाइम अकर्स इन। जो कैटलेज एंजाइम है वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स या फिर सेंट्रोसोम। चलिए आंसर करिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैटलेज एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है? पेरोक्सीसोम्स में। पेरोक्सीसोम्स क्या हैं? ये माइक्रो बॉडीज़ हैं, माइक्रो बॉडीज़ हैं, और ये H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में चेंज करते हैं, ठीक है, कैटलाइज करते हैं। तो पेरोक्सीसोम्स के पास पेरोक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, जो कैसे हैं? कैटलेज एंजाइम्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट नहीं है? क्रोमेटिन, कैरियोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम, जिसको हम सेंट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होता है, ये खुद एक ऑर्गेनली है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट है? इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, dispersed throughout the chloroplast, in the stroma of chloroplast। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अब आपसे नॉर्मली नहीं पूछा जाता है कि क्लोरोफिल प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट सेल में है। क्लोरोप्लास्ट में जो दो स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा, सिक्के के ढेर के आकार के जो प्रेजेंट होते हैं, इसे हम ग्रेना कहते हैं। ठीक है, और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जो अटैच होता है, इसको हम ग्रेना लैमेली कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो क्लोरोफिल है ये कहाँ पर प्रेजेंट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट which store lipid are called। ल्यूकोप्लास्ट जो क्या कर रहा है, लिपिड को स्टोर करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इलियोप्लास्ट जो है ये लिपिड को स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट जो है ये ग्लूकोज को स्टोर करता है। ठीक है, एंड जो एल्यूरोप्लास्ट है ये आपका प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का आपको फंक्शन बताना है। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन या फिर फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम की बात की है, यानी कि सेंट्रियोल्स की। तो जिस सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, ठीक है, तभी वो सेल डिवाइड कर पाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। यही सेल डिवीजन को स्टार्ट करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज रिलेटेड विथ। सेंट्रियोल का फंक्शन किससे रिलेटेड है? आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेंट्रोसोम को ही हम सेंट्रियोल भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, राइट एंगल पर, और इसके चारों तरफ एमॉर्फस स्ट्रक्चर्स होती है, और ये आमेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, जो सेंट्रियोसोम या सेंट्रियोल हैं ये क्या होते हैं? एमॉर्फस होते हैं। ठीक है, एक जो इनका ये इनके चारों तरफ जो फ्लूइड है इसको हम एमॉर्फस फ्लूइड कहते हैं, एंड इनके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो ये आमेम्ब्रेनस होते हैं, आमेम्ब्रेनस। ठीक है, या नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसंट्रेटेड इन द स्पर्मेटिड्स एंड फॉर्म द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्पर्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कंसंट्रेट होकर वाटर को लूज कर देती है और कंसंट्रेट होकर कुछ इस तरीके से स्पाइरल शेप्ड हो जाती है। इस तरीके से कुछ ये स्पाइरल शेप्ड हो जाती है। ठीक है, स्पर्मेटिड्स में। तो स्पर्मेटिड्स में ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मिडिल पीस एंड डिस्टल पार्ट में, नेक एंड मिडिल पीस में, या फिर मिडिल पीस में, या फिर नेक में। तो आप बताएंगे, अगर आपने
स्पर्म की स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़िए तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से स्पर्म की स्ट्रक्चर्स होती है। जो ऊपर की तरफ है ये एक्रोसोम होता है जो कि गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स से बना होता है, ठीक है। और ये इसका हेड रीजन होता है और यहाँ पर इसका नेक रीजन प्रेजेंट, उसके बाद ये इसका फिलामेंट प्रेजेंट है। तो जो इसका ये मिडिल पीस होता है, ठीक है, ये मिडिल पीस है, यहीं पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है स्पाइरल फॉर्म में, जिसे हम नेवर्कन माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिडिल पीस में प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म इज। नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म किस में मिलते हैं? मैन में, रैट, स्कैरिस या फिर फ्रॉग। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो स्कैरिस है इसमें एमीबॉयड शेप का स्पर्म प्रेजेंट होता है। जो मैन है इसमें फ्लैजिलेटेड स्पर्म होता है जो कि स्पून शेप का होता है, ठीक है। एंड रैट में हुक शेप्ड का स्पर्म प्रेजेंट होता है, हुक शेप्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सराउंडिंग एरिया से वॉइस आ रही है तो प्लीज़ आप माइनस कर लीजिए क्योंकि बारिश यहाँ पर काफ़ी तेज़ हो रही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेल ऑर्गेनली फॉर्म्स द एक्रोसोम। तो जो स्पर्म का हेड रीजन में जो पार्ट होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है? एक्रोसोम से, ठीक है। ये हमारा स्पर्म है। तो स्पर्म में ये जो अपर रीजन में इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ये क्या बनाता है? एक्रोसोम। तो ये किससे बना हुआ था, किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पर्म्स एंड ओवा विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड 25 प्राइमरी oocytes रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड 25 प्राइमरी oocytes प्रेजेंट हैं। तो ये फाइनली कितने गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे? तो जो 25 स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है, ये आपके 100 स्पर्म को, स्पर्मेटोजोअन्स को प्रोड्यूस करेंगे, है ना। एंड जो हमारी oocytes हैं ये 100 तो करेंगी लेकिन हर बार क्या होंगी? 3 पोलर बॉडीज़ बनेंगी जो कि डिजनरेट हो जाएंगी। तो हर बार हमें केवल एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक ही ओवा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 25 प्राइमरी oocyte से हमें 25 ही ओवम मिलेंगे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 100 स्पर्म्स एंड 25 ओवा बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेचर ऑफ फर्टिलाइजिंग। जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने जाता है तो जो फर्टिलाइजिंग एंजाइम होता है वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। तो जो फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स है इसका नेचर क्या होता है? ठीक है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, किसका? ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लूकोज एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है फर्टिलाइजिंग एंजाइम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको आंसर नहीं पता हो। चलिए नेक्स्ट, ये वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन करवाते हैं। ये यूनिक क्वेश्चंस हैं और डीप सिलेबस से आपके क्वेश्चन हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्मेटोजोआ है इसी को हम स्पर्म कहते हैं, है ना। मैच्योर हो जाने से हम क्या कहते हैं? स्पर्म। और जो एग है ये क्या है? ओवा, हमारा सेकेंडरी oocyte है। जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है
तो उस समय सराउंडिंग सेल में मीडियम कैसा होता है, सराउंडिंग मीडियम कैसा होता है ये आपको बताना है। फ्लूइड मीडियम, जेली लाइक मीडियम, ड्राई मीडियम या फिर नन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना, फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मीडियम होगा तभी जो स्पर्मेटोजोआ है ये सेकेंडरी oocyte या जिसे हम कॉमनली एग भी कह देते हैं उसे फर्टिलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतनी क्वेश्चंस रखते हैं। अभी हमारे पास और भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, हो सकता है आपको सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही हो जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो बने रहिए आप क्लास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए जिससे कि आप ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।